नमस्कार दोस्तों, MKH की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप ही की क्लास 6 का थर्ड चैप्टर, किसका? साइंस का थर्ड चैप्टर, जिसका नेम है तंतुओं से वस्त्रों तक। तो पहले तो हमारे माइंड में ये आता है कि वस्त्र क्या चीज है, और कपड़ा भी हमने सुना था। तो क्या कपड़ा और वस्त्र एक ही चीज है? फिर हम देखेंगे कि ये तंतु क्या चीज है, और तंतु से वस्त्र तक हमें जाना है। इसका मतलब है कि वस्त्र जो है वो कहीं ना कहीं तंतुओं से बने हैं। तो ये फिर तंतु क्या चीज होते हैं और वस्त्रों को तंतु से कैसे बनाया जाता है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों कि ये चैप्टर जो है ना हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट से, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है हमारा। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है तंतुओं से वस्त्र तक। यानी हमें क्या करना है? तंतुओं से वस्त्र तक जाना है। तंतुओं से वस्त्र तक। अब हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि दो चीजें हमने पढ़ी हैं। पहली चीज तो हमने पढ़ी, देखिए, कपड़ा, और दूसरी चीज हमने पढ़ी वस्त्र। तो ये वस्त्र और कपड़ा जो है, इनमें बेसिक डिफरेंस है क्या, यानी इन दोनों में बेसिक रूप से अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों, कपड़े का मतलब होता है कि आप किसी कपड़े से मेज को भी ढक सकते हो, आप किसी कपड़े से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, आपने मेज को ढक दिया, आपने किसी कुर्सी को ढक दिया, आपने उस कपड़े से तौलिया बना लिया, आपने उस कपड़े को चादर के रूप में यूज कर लिया, आपने उस कपड़े से पर्दे बना लिए। लेकिन अगर वस्त्रों की बात की जाए तो वस्त्र केवल पहनने के काम आते हैं। तो अब आप मतलब समझ गए, कपड़े का मतलब होता है सीधा कपड़ा, यानी सीलने से पहले जो होता है वो कपड़ा होता है, प्लेन जो कपड़ा होता है उसे हम कपड़ा बोलते हैं। और जब कपड़ा सिल जाता है तो वो बन जाता है वस्त्र, लेकिन वो रहता तो अभी भी कपड़ा है ना। तो वस्त्र को हम क्या कह देते हैं? वस्त्र को हम कपड़े भी कह सकते हैं। ठीक है, जो सिले सिलाई हमारे वस्त्र हैं, जो हम शर्ट पहनते हैं, जो हम पैंट पहनते हैं, जो भी हम चीजें, जो भी वस्त्र, हम जो भी ड्रेसेस आप पहनते हो ना, वो सारे के सारे किस में आते हैं? वस्त्रों में आते हैं। लेकिन वस्त्र बनते किससे हैं? कपड़े से ही बनते हैं, इसलिए हम उन्हें कपड़े भी बोल देते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई? तो कपड़ा और वस्त्र क्या है, ये तो चीज हमें समझ आ गई। अब बात आती है कि भाई तंतु क्या चीज है, तंतु क्या चीज है। तो देखिए दोस्तों कि अगर आपको आपकी माता जी ने या दादी जी ने कभी सुई पिरोने के लिए दी गई होगी, तो आपने देखा होगा कि जो धागा होता है, जो सुई का धागा होता है, वो जब हम सुई में से पिरोते हैं तो उस धागे में से कई पतली पतली जो है, पतले पतले धागे जो है, छोटे छोटे पतले पतले धागे निकले होते हैं, जिसकी वजह से हमें सुई पिरोने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे में हम चालाकी दिखाते हैं। हम क्या करते हैं? कैंची से उसे बढ़िया तरीके से काटते हैं और फिर उसे पिरो लेते हैं। तो हम वहीं पर जाते हैं और ध्यान देते हैं कि जो हमारा धागा होता है ना, वो भी आगे इस तरह से उसके कुछ तंतु निकले होते हैं। और ये जो दोस्तों, इन्हीं तंतुओं से जो है हमारा धागा बनता है। यानी तंतुओं की परिभाषा हम कैसे देंगे? सिंपल सी परिभाषा हम देंगे कि ये जो धागे में से निकली पतली पतली लड़ियां जो होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे भी कि तंतु किसे कहते हैं, तंतु की परिभाषा क्या है, तंतु कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आप समझ गए कि ये है हमारा धागा, और धागा जब भी आप सुई में डालते हैं तो उसके आगे कुछ पतली पतली लड़ियां निकली होती हैं। आप धागे को देखिएगा। आज आप एक काम कीजिए कि एक धागा लीजिए, आपके पास धागा होगा तो आप धागे को आगे से, जहां उसका छोर होता है, वहां से उसे यूं यूं जो है थोड़ा सा मसलिए। जब आप उसे मसलेंगे ना तो उसमें से कई सारी लड़ियां निकल जाएंगी, और वो जो पतली पतली लड़ियां होगी ना दोस्तों, उन्हीं को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और वो लड़ियां है ना, वो भी और छोटे छोटे, यानी बिल्कुल बारीक आपको करना है, वो क्या होगा? एक तंतु होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि तंतु किसे कहते हैं। अगर देखा जाए, आपके सामने लिखा हुआ है कि तागों की दिखाई देने वाली पतली लड़ियों जो कि और अधिक पतली लड़ियां और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। मतलब क्या है कि ये जो धागे होते हैं, धागे आप कह सकते हो या फिर तागा आप कह सकते हो। दो वर्ड्स आप शुरू जो है यूज कर सकते हो। या तो आप क्या कह सकते हो? इसको तागा कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? धागा कह सकते हो। ठीक है, ये दो वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, चाहे आप तागा कीजिए चाहे आप धागा कीजिए। ठीक है, ये जो है इसको क्रॉस कर देते हैं, ये तागा है,
ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। तो ये जो धागे होते हैं ना, ये पतली पतली लड़ियों से मिलकर के बने होते हैं, और ये जो लड़ियां होती है ना, तागों की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर के बनी होती है, जिसे तंतु कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। अब अगर तंतुओं को आगे अगर विभाजित किया जाए तो तंतु जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यानी अगर हम तंतुओं को विभाजित करें, अगर तंतु को विभाजित किया जाए तो तंतु दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? तंतुओं का जो एक प्रकार होता है वो तो होता है प्राकृतिक तंतु। पहला प्रकार हो गया इसका प्राकृतिक तंतु, और दूसरा जो प्रकार देखा जाए, दूसरा प्रकार हो जाएगा इसका संश्लेषित तंतु। संश्लेषित तंतु। अब ये संश्लेषित तंतु और प्राकृतिक तंतु में अंतर क्या है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ऐसे तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे सूती वस्त्र में जो तंतु यूज होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमें कपास से मिलते हैं, रुई से मिलते हैं। और रुई कहाँ से आती है? पादपों से आती है। पादप प्रकृति का हिस्सा है। तो प्राकृतिक रूप से जो तंतु मिलते हैं उनके एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? जूट हो जाएगा। जूट आपकी जूट की बोरियां आपने देखी होंगी। तो जूट हमें किससे प्राप्त होता है? पटसन के पौधे से प्राप्त होता है। और ये हम आगे पढ़ेंगे कि हम जूट कैसे प्राप्त करते हैं, पटसन के पौधे से कैसे जूट प्राप्त की जाती है। आपको पता है कि जो पटसन का पौधा होता है ना, जब वो हरा होता है तभी उसकी कटाई कर ली जाती है। फिर पटसन के पौधे को पानी में भिगो करके रखा जाता है। तो वो पौधा जब गल जाता है ना, तब जूट तैयार हो जाती है। जो जूट होती है उसको निकाल करके रेशे बना लिए जाते हैं, यानी तंतु बना लिए जाते हैं, और उन तंतुओं से अनेकों प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। पहली चीज आपको क्लियर होगी। बोरियां वगैरह भी बनाई जाती है, थैले वगैरह भी बनाए जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये सारे के सारे तंतु किसमें आएंगे? ये सारे के सारे तंतु हमारे प्राकृतिक तंतुओं में आएंगे। नेक्स्टली अगर देखा जाए संश्लेषित तंतु, तो संश्लेषित तंतु ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते बल्कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। यानी प्राकृतिक तंतु तो हमें प्रकृति से प्राप्त होने हैं, लेकिन संश्लेषित तंतु जो है ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं रासायनिक पदार्थों से। रासायनिक पदार्थों से फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम संश्लेषित तंतुओं के एग्जाम्पल्स देखते हैं तो संश्लेषित तंतुओं के आप एग्जाम्पल्स जो ले सकते हो वो हो सकते हैं आपके नाइलॉन, एक तो हो गया नाइलॉन, दूसरा हो जाएगा आपका पॉलीएस्टर, नाइलॉन, पॉलीएस्टर और जो एक्रिलीन होते हैं। ऐसे जो तंतु होते हैं जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं वो कौन से तंतु होते हैं? संश्लेषित तंतु होते हैं। और हमारे जो प्राकृतिक तंतु है ना, उनको भी हम दो प्रकार से, दो विभागों में और भी विभाजित कर सकते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? तो हमारा पहला तो भाग हो जाएगा कि देखिए प्राकृतिक तंतु तो है, यानी प्रकृति से तो मिलेंगे, लेकिन प्राकृतिक रूप से हमें दो चीजों से मिल सकते हैं। एक तो मिल सकते हैं हमें किससे? पादपों से, यानी ये तो हो जाएंगे हमारे पादप तंतु, और दूसरा हमें मिल सकते हैं जंतुओं से। तो दूसरे हमारे हो जाएंगे क्या? जंतु से प्राप्त तंतु। यानी जंतुओं से प्राप्त तंतु और पादप से प्राप्त तंतु दो प्रकार के हो जाएंगे। अब पादप तंतु कौन से हो जाएंगे? पादपों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है? मैंने आपको अभी बताया कि जो पटसन होती है, पटसन से हमें क्या मिलती है? सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताई। तो वो पटसन से जो है हमें प्राप्त होती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, जैसे पटसन से हमें जूट प्राप्त होती है, ये चीज़ क्लियर होगी। रुई हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रुई हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है। और इसी तरह से अगर जंतुओं से बात की जाए तो जो बकरियों की या भेड़ों की मेनली होती है, जो ऊन होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो जीव होते हैं उनके जो है, जैसे खरगोश हो गया, तो खरगोश के जो बाल होते हैं यानी जो उनकी ऊन वगैरह होती है, उनसे जो है तंतु बनाए जाते हैं। तो वो किस में आएंगे? जंतुओं से प्राप्त तंतुओं में आएंगे। ये चीज आपको समझ आ गई। और जो रेशम कीट होते हैं,
रेशम कीट पालन आपने सुना होगा कि एक कीट होता है जिससे रेशम के तंतु बनाए जाते हैं, तो वो भी किस में आ जाएंगे, पादप तंतु में आ जाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से समझते हैं प्राकृतिक तंतु के बारे में और संश्लेषित तंतु के बारे में। तो चलिए फिर फटाफट से थ्योरी लिखते हैं कि थ्योरी में हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु को परिभाषित कीजिए, तो फिर हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सी परिभाषा लिख करके आएंगे। देखिए, ऐसे तंतु जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सी चीज है कि ऐसे तंतु जो हमें जंतुओं से या पादपों से प्राप्त होते हैं ना, ऐसे तंतुओं को हम क्या कहते हैं, सिंपल सी बात, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और प्राकृतिक तंतु जो है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। पादप तंतु के उदाहरण है सूती और जूट के जो धागे होते हैं, या सूती जो तंतु होते हैं या जूट जो जिन तंतुओं से मिलकर के बनी होती है, वो पादप तंतु होते हैं। क्योंकि सूती वस्त्र जो है वो किससे बनाए जाते हैं, रुई से। रुई में कौन से तंतु होंगे, पादप से जो प्राप्त होंगे वो तंतु होंगे। जूट किससे बनती है, सिंपल सी बात है कि पटसन के पौधे से बनती है, पटसन के पौधे के तंतुओं से बनती है। जंतुओं से प्राप्त तंतु कौन से होंगे, उनकी जंतुओं की ऊन ले लेते हैं, और एक रेशम कीट होता है, ठीक है। तो उस कीट को पाल करके रेशम उत्पादित की जाती है। वो कैसे उत्पादित की जाती है, रुई कैसे निकाली जाती है, रुई से तंतु कैसे बनाया जाता है, वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले ही बता दिया। और तंतुओं से लेकर के हमें कहाँ तक जाना है, वस्त्रों तक जाना है, यानी तंतु उठाएंगे और वस्त्र बनाएंगे, ठीक है। हालांकि अब ये काम जो है फैक्ट्रीज में होने लगा है, इसीलिए हम इसी को पढ़ते हैं कि फैक्ट्रीज में तंतु से कैसे फिर कपड़ा बनाया जाता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। नेक्स्टली फिर पढ़ते हैं संश्लेषित तंतु। संश्लेषित तंतु जो है वो कौन से होते हैं, तो ऐसे तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, जो हम रासायनिक पदार्थों से फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ऐसे तंतुओं को क्या बोलते हैं, हम संश्लेषित तंतु बोलते हैं। तो रासायनिक पदार्थों से बने तंतुओं को संश्लेषित तंतु कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीएस्टर, नाइलॉन। तो आजकल आपने जो है कुछ कपड़े देखे होंगे, जैसे मेजपोश आजकल कई तरीके के आते हैं जो प्लास्टिक के जैसा कपड़ा होता है, तो वो कहाँ पर बनाया जाता है, वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, वो संश्लेषित तंतुओं से बनाया जाता है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि ये बताइए कि कपास का तंतु या रुई से तंतु कैसे प्राप्त किया जाता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रुई से जो तंतु प्राप्त होता है, यानी कपास से जो तंतु प्राप्त होता है, सूती वस्त्र जिससे बनाया जाता है, आप ये बताइए कि वो उस पौधे का कौन सा हिस्सा होता है। और दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जूट की बात कर रहे हो आप, देखिए सूती और जूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जूट की जो आप बात कर रहे हो ना, ये जो जूट है वो पटसन के पौधे का कौन सा हिस्सा होता है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर हम थ्योरी लिखेंगे। तो देखिए मित्रों, जो हमारे पास कपास का पौधा होता है, मान लीजिए कि ये कपास का पौधा है, तो ये जब कपास का पौधा काफी लंबा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि फूल लगता है। क्या लगता है, फूल लगते हैं। फूल के बाद उसके अंदर से फल निकलता है, और ये जो फल होता है उसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। आपने देखा होगा कि उसकी आकृति जो होती है वो लगभग कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। और ये जो होता है वो कुछ टाइम बाद खुल जाता है। ये क्या है, कपास के पौधे का फल है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, फल है। और ये पौधा कौन सा है, कपास का पौधा। सिंपल सी चीज है कि कपास के पौधे का जो फल होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस फल को बोला जाता है कपास गोलक। ध्यान से देखिएगा, इसको बोला जाता है कपास गोलक। ये नींबू के जैसी आकृति होती है, इसका कलर हरा हरा होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये इस तरह से जो है, ये इस तरह से जो है फूल की आकृति में इस तरह से खुल जाता है। होता तो फल है, लेकिन ये इस तरह से खुल जाता है, और इसके अंदर से जो है, इसके अंदर रुई होती है, और उस रुई को हम बाहर निकाल लेते हैं। और कैसे निकाला जाता है, हाथ से चुन करके निकाला जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि रुई जो है वो कपास के पौधे का कौन सा हिस्सा होती है। तो ना तो जड़ वाला हिस्सा होती, ना तने वाला हिस्सा होती है, और वो क्या होती है दोस्तों, फल वाला हिस्सा होती है, ठीक है। फल निकलता है, फल खुलता है, उसके अंदर से रुई निकलती है। लेकिन अभी तो रुई निकली है, तंतु अभी भी नहीं बना है। रुई के अंदर क्या होता है कि जो रुई होती है उसके अंदर जो है छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, जिसे कपास के बीज बोलते हैं, या जिसे
बिनौला खल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिनौला खल। आपने अगर रुई जो है, जो खेत से निकल करके आती है, रुई सीधे डायरेक्ट पौधे से निकल करके आती है, उसमें देखे होंगे कि छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कपास के बीज या फिर बिनौला खल बोलते हैं। तो इसको क्या किया जाता है कि इसको जो है फैक्ट्रीज में जा करके मशीनों द्वारा इसको रुई से अलग किया जाता है। इसको तो खल बनाने यानी पशुओं का चारा बनाने में उपयोगी लिया जाता है, इसको उपयोग में लिया जाता है। और जो रुई है वो कहाँ पर चली जाती है? रुई चली जाती है हमारी कपड़ा फैक्ट्री के अंदर। और ये जो विधि होती है ना, कौन सी? बिनौला खल को रुई से अलग करने की जो विधि होती है, इसे ही हम विधि कहते हैं। कौन सी? ओटना। इसी को ओटना कहते हैं। तो रुई को ओटने का मतलब क्या है कि जो कपास, जो रुई हमें खेतों से प्राप्त हुई है, पौधे से प्राप्त हुई है, उसमें से कपास के बीज या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिनौला खल जो होती है, छोटे छोटे बीज होते हैं, आपने अगर देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो रुई जब होती है ना, उस टाइम आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो वो बिनौला खल अलग करने की जो विधि होती है उसे ओटना कहते हैं। पहले तो कुछ कंकतन और ऐसी कई सारी विधियाँ होती थी जो घरों में ही होती थी, लेकिन यानी कि कुछ दुकानदार जो है या फिर कुछ रजाई बनाने वाले, क्योंकि रुई जो है मेनली हमारे आसपास तो रजाई बनाने में यूज़ होती है ना, और आजकल तो जो है मशीनों में होने लगी है। और आपको पता है कि गांधी जी ने खूब चरखा चलाया था, तो उस समय में कपड़ा जो है ये जो है घर पे बनाया जाता था। तो ऐसे में कंकतन विधि होती थी एक, जिससे घर पे बनाया जाता था। लेकिन आजकल जो है फैक्ट्रीज में होता है, मशीनें सब काम करती है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? ओटना विधि कहते हैं। क्या विधि कहते हैं? ओटना। तो फटाफट से जो भी स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं वो फटाफट से नोट कर लीजिए। आपका जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि रुई पादप से कैसे प्राप्त की जाती है? रुई पादप से कैसे प्राप्त की जाती है? पादप का मतलब होता है पौधा, पौधे से कैसे प्राप्त की जाती है? फटाफट से नोट कर लीजिए आप। पहली लाइन आप लिखेंगे कि रुई कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है, कि जो रुई है ना वो कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि कपास पादप के फल, जिसे ब्रैकेट में लिखेंगे कपास गोलक, कपास पादप के फल ब्रैकेट में लिखेंगे कपास गोलक, लगभग नींबू की माप के होते हैं। ठीक है, फटाफट से आप स्पीड में लिखिए, अदरवाइज आप वीडियो को स्टॉप करके बीच में फटाफट से अपनी लाइन जो है कंप्लीट कीजिए। पूर्ण परिपक्व होने के बाद बीज टूटकर खुल जाते हैं। पहली लाइन क्या लिखी? रुई कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है। दूसरी लाइन कपास पादप के फल यानी कि कपास गोलक जिसको कहते हैं, लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं, फिर हस्त विधि द्वारा उनका चयन किया जाता है तथा बिनौला खल को ओटना विधि से इससे अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे कि बिनौला खल को ओटना विधि द्वारा, बिनौला खल को ओटना विधि द्वारा रुई से अलग कर लिया जाता है। और लास्ट लाइन आप लिखेंगे तत्पश्चात फिर रुई को कहाँ पर भेज दिया जाता है? लिखेंगे आपकी तत्पश्चात रुई को फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है तथा वहाँ पर ओटना विधि द्वारा जो है सिंपल सी बात है कि ओटना विधि द्वारा बिनौला खल अलग कर ली गई है, और तत्पश्चात रुई को कपड़ा फैक्ट्री में या सिंपल सी बात है कि धागा फैक्ट्री में या कपड़ा फैक्ट्री में धागा या तंतु बनाने के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसे आप लिख लेंगे। ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पटसन का पादप होता है उससे जूट प्राप्त की जाती है। जूट की बोरियां, जूट से बने हुए जो थैले होते होंगे वो आपने कई बार देखे भी होंगे। तो क्या आपके माइंड में नहीं आता कि ये जूट आती कहाँ से है? ये जो जूट होती है, जूट थोड़ी सी जो है कठोर भी होती है कई बार, तो जूट जो होती है वो आती कहाँ से है? तो देखिए दोस्तों कि जो पटसन का पौधा होता है, जब इस पर फूल लगते हैं, ठीक है, पटसन का पौधा होता है और जब इस पर फूल लगते हैं तभी इसकी कटाई की जाती है, यानी तभी इसको क्या है, काट लिया जाता है। तो इसमें अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि पटसन के पौधे से क्या प्राप्त होती है? जूट प्राप्त होती है। तो सिंपल सी बात, जूट जो है हमें पटसन के पौधे से प्राप्त होती है, पहली लाइन। दूसरी लाइन आप क्या लिखेंगे कि पटसन के पौधे को पुष्पन अवस्था, पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल, यानी उसके ऊपर जैसे ही फूल लगते हैं पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसका जो तना होता है, इसका जो तना होता है, क्या चीज?
तना। आपको पौधे के हिस्से तो पता ही होंगे। कोई भी बेसिकली अगर हम पौधा लेते हैं, हमने पहले भी जो है ये जो है प्रीवियस वीडियो में हमारी जो पहला चैप्टर की वीडियो है वहाँ पर पढ़ा था कि ये जो पौधा है इसके नीचे तो होती है, जमीन के नीचे तो देखिए जड़ होती है, जड़ के ऊपर जो है ये होता है तना। किसी भी पौधे का ये होता है तना। तने के ऊपर लगती है पत्तियां और इधर लगते हैं फूल। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। और पेड़ों के फल वगैरह लगते हैं, ये चीज हमें समझ आ गई थी। तो इसका जो तना है वो अलग कर लिया जाता है और इस तने को भिगो दिया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि पुष्पन अवस्था में पटसन के पौधे को काट लिया जाता है, फिर उसे पानी में भिगो करके रखा जाता है। जब उसका तना अच्छे से गल जाता है, क्या हो जाता है, ये जब तना है इसको किस में भिगो देंगे, पानी में भिगो देंगे। पानी में जैसे ही भिगोएंगे तो जैसे ही ये गल जाएगा, गल जाता है, तो इसमें से दोस्तों क्या निकलते हैं, जूट के तंतु हम निकाल लेते हैं। जैसे ये गल जाता है ना तो उसमें जूट के तंतु अपने आप बन जाते हैं। और ये जो तंतु होते हैं, तंतु क्या है, पतले पतले धागे तो हैं, तो इन पतले पतले धागों को अलग कर लिया जाता है और फैक्ट्री में भेज दिया जाता है कि इन तंतुओं से कपड़ा बनाया जाए। इस तंतुओं से अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब फाइनली हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनफैक्ट ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए। चलिए आप बताइए, मैं पूछती हूँ कि यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि जूट के यानी जो जूट होता है वो पटसन के पौधे के कौन से हिस्से से प्राप्त होता है। यानी पौधे के कई सारे हिस्से होते हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होती हैं, जड़ें होती हैं। तो ये जो जूट है ना, ये हम कौन से हिस्से से प्राप्त कर रहे हैं पौधे के, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर जो कपास हम प्राप्त कर रहे थे, तो कपास पौधे के कौन से हिस्से से प्राप्त की जा रही थी, फल से, फूल से, या कौन से हिस्से से। तो आप ये जो इसका आंसर है वो आपके सामने यहीं कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब तंतु तो हमने बना लिया, तंतु तो हमारा बन गया। अब तंतु से हमने धागा बनाना है और धागे से क्या बनाना है, कपड़ा बनाना है। तो चलिए फिर बनाते हैं। अब हमारे माइंड में ये आती है कि दो ऐसे शब्द हम सुनते हैं, कताई और बुनाई। तो फिर ये कताई क्या है और बुनाई क्या है। तो आपने चरखा काटते हुए देखा होगा किसको, गांधी जी को। गांधी जी को कैसे देखते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, गांधी जी को हम कैसे देख सकते हैं, गांधी जी तो अब नहीं रहे। इनफैक्ट हम गांधी जी के जमाने के नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं चरखा तो देखा होगा। गांधी जी की फोटो तो देखी होगी आपने चरखे के साथ। तो गांधी जी क्या करते थे, चरखा काटते थे। यानी वो क्या करते थे, उनके पास रुई के जो है रुई होती थी, उससे वो पहले तंतु बनाते थे और तंतु से धागे बनाते थे। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो हम कताई की बात कर रहे हैं ना, कताई का मतलब क्या है। तो कताई का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि आपके पास तंतु है और तंतु से धागा, सिंपल सी बात है, धागा लिखे या तागा लिखे एक ही बात है कि तंतु से धागा या तागा बनाने की जो विधि है उसी को हम क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं। अब बन गया हमारा धागा, लेकिन हमने क्या करना है, कपड़ा बनाना है। तो पहले पुराने जमाने में जो है बुनाई भी घर पर की जाती थी। बुनाई जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वीविंग भी बोलते हैं। वीविंग, बुनाई या वीविंग ये एक ही चीज है। तो अब ये बुनाई या वीविंग है क्या चीज। बुनाई या वीविंग का मतलब होता है कि आप जो है धागे के दो सेट लेते हैं, धागे के दो सेट लेते हैं। कुछ धागों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, देखिए थोड़ा यहाँ पर समझिएगा कि कुछ धागे तो इस तरह से ले लिए जाते हैं और कुछ धागे जो है इस तरह से एक के नीचे एक के ऊपर, एक के नीचे एक के ऊपर, एक के नीचे एक के ऊपर, इस तरह से जो है धागे डाल करके और बहुत ही पास पास धागे डाल करके क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। यानी धागों को, दो धागों के सेट को व्यवस्थित करके, यहाँ पर दो प्रकार के धागे, एक तो इस तरह से है और एक इस तरह से है, तो कई सारे सेट हो गए। ठीक है, कई सारे सेट जो है उनको व्यवस्थित करके, धागों के कई सेटों को व्यवस्थित करके कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, बुनाई या वीविंग कहलाती है।
तो अब विविंग या बुनाई तो हमने समझ ली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके सामने कुछ एक देखिए, आपके जो है आप ट्राई करिएगा कि आपकी जो बुक है, अगर आपके पास बुक है तो आपकी बुक के पीछे के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पाने में समर्थ होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस वहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे और वहीं से जो है एक दो क्वेश्चंस वहां पर एक्स्ट्रा बनेंगे, बाकी सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप उसे देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसके पीछे के क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर मैंने हम जो है कई सारे तंतुओं के नाम लिख रहे हैं, तो उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा प्राकृतिक तंतु है और कौन सा संश्लेषित तंतु है। अब हमने उदाहरण तो पढ़े ही थे, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से प्राकृतिक है और कौन कौन से संश्लेषित है। तो चलिए फिर फटाफट से जो है जो आपकी बुक में दिए गए हैं वही हम लिख रहे हैं। तो पहला आपका दिया गया है नाइलॉन, पहला दिया गया है नाइलॉन, बताइए ये प्राकृतिक है या संश्लेषित है। दूसरा दिया गया है ऊन, तीसरी दी गई है, पहला दिया गया है ऊन, दूसरी दी गई है रुई, उसके बाद दी गई है रेशम, ठीक है, उसके बाद दिया गया है पटसन या फिर ऑब्लिक आप जूट भी लिख सकते हो, जूट भी बोलते हैं इसको, पटसन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पॉलीएस्टर भी दिया गया है, पॉलीएस्टर, ठीक है। तो नाइलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पटसन, जूट या पॉलीएस्टर में से आपको बताना है कि कौन कौन से जो है प्राकृतिक है, कौन कौन से संश्लेषित है। तो आपने जब फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो वहां पर हमने ये चीजें देख ली थी, तंतु का वर्गीकरण जहां पर किया था, तो वहां से आप बता सकते हो कि नाइलॉन संश्लेषित है और इसी के बाद जो है पॉलीएस्टर संश्लेषित है, लेकिन जो ऊन है हमारा, रुई है, रेशम है, पटसन है या जूट है, ये हमारे प्राकृतिक तंतु है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, इस वीडियो में थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम यहाँ पर रही होगी, थोड़ा सा माइक इशू यहाँ पर रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में श्योरली ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें नहीं होंगी। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये नई टेक्निक जो है वीडियोस की वो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो हम इसी टेक्निक से आगे डेवलप करके इसी टेक्निक में बना पाए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।